हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 29 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदांश ने अपनी शिकारी जैसी तीखी आंखें अमृता पर टिका दी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक सन्नाटा घुला हुआ था। टेरेस पर क्या कर रही थी तुम? फिर एक पल रुककर उसने और भी सख्त लहजे में कहा, बल्कि सही सवाल तो यह है, सेट पर क्या कर रही थी तुम अमृता? वहाँ तुम्हारी क्या जरूरत थी? अमृता का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगी, कभी सहानी की तरफ तो कभी कियारा की तरफ। दोनों के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। अमृता ने खुद को संभालने की कोशिश की और बनावटी आत्मविश्वास के साथ बोली, यह कैसा सवाल है वेदांश? मैं कियारा और सहानी की फ्रेंड हूँ। मैं तो बस कियारा को सपोर्ट करने वहाँ गई थी, इसमें कुछ गलत नहीं। वेदांश की नज़रें अभी भी उसी पर टिकी थी, गहरी, ठंडी और बेधती हुई। और टेरेस वाली बात अमृता? उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी थी। अमृता के गले से शब्द निकलना मुश्किल हो गया। वह बोली, जब पंखुड़ी और सहानी के बीच बहस हो रही थी, मैं उन्हें रोकने गई थी। तभी वहाँ मन्नत आई और उसने गुस्से में सहानी को थप्पड़ मार दिया। फिर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। मन्नत ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और सहानी का पैर फिसल गया। वो नीचे गिर गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। कियारा ने नजरें वेदांश पर टिका ली और अमृता की आवाज़ हल्की कांपने लगी। वेदांश कुछ पल तक उसे घूरता रहा, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में शक, गुस्सा और किसी गहरे सच की झलक थी। वो धीमे से बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि यह सब एक हादसा था? अमृता ने सिर झुकाया। हाँ, एक हादसा, बस एक हादसा। वेदांश की नजरें ठंडी पड़ गई। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। हादसे अक्सर किसी के झूठ से शुरू होते हैं अमृता। और देखो ना, तुम तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही हो। क्या मतलब? अमृता सवालिया नजर से पूछी। दिलचस्प है, अभी कुछ देर पहले तो सहानी ने खुद कहा था कि उन्हें धक्का मन्नत ने नहीं दिया था। लगता है तुमने अपनी दोस्त की बात ठीक से सुनी नहीं। यह सुनते ही अमृता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। अब उसे अपनी कही हर बात पर अफसोस होने लगा था, जैसे उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद दिया हो। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मिस्टर मेहता की तेज आवाज़ गूंजी। ये सब क्या तमाशा है मिस्टर राठौर? आप क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं? आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? वेदांश ने बेहद धीमे लेकिन धमकी भरे अंदाज में उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडा गुस्सा था। वह बोला, अरे मिस्टर मेहता, आप अपना गुस्सा बचा कर रखिए। आपकी बेटी के कारनामे सुन के कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्सा करना ही भूल जाए। अचानक उसकी आंखें और जुबान सख्त हो गई। और मिस्टर मेहता, अपनी औकात मत भूलिए, वरना मुझे लोगों को उसकी औकात दिखाना आता है। हॉल की हवा भारी हो गई थी। अमृता का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और मिस्टर मेहता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मेहता के गले से शब्द निकलना मुश्किल हो गया था। गुस्सा उनके भीतर उबल रहा था, लेकिन वह जानते थे वेदांश के सामने उनकी औकात कुछ भी नहीं है। अगर वह उसके खिलाफ गए तो अपना बिजनेस के साथ साथ अपनी इज्जत भी खो देंगे। वो एक नज़र सभी पर डालते हैं और वापस अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सबूत क्या है तुम्हारे पास वेदांश? इस बार मिसेज मेहता की आवाज़ गुस्से और तनाव से कांप रही थी। आप भले मेरे पति को चुप करा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। आप सचमुच मेरी बेटी के खिलाफ क्या साबित करना चाहते हैं? वेदांश ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मैं वेदांश राठौर हूँ और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं होती। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर देख रहा हो। फिर भी लगता है मिसेज मेहता, आपको बहुत शौक है अपनी बेटी का कारनामा देखने का। तो ठीक है, शौक आपका पूरा होता है। वेदांश जानता था कि अमृता इतनी आसानी से सच नहीं कबूल करेगी। वह बहुत शातिर है। वह मयंक की तरफ इशारा करता है। मयंक तुरंत समझ गया। वो हॉल में लगे बड़े टीवी के पास गया और अपने मोबाइल से उसे कनेक्ट किया। कुछ सेकंड बाद टीवी ऑन हुआ और स्क्रीन पर सबके चेहरे जम गए। फुटेज शुरू हुआ। स्क्रीन पर बास्केटबॉल स्टेट चैंपियनशिप का वीडियो दिख रहा था। यह देख अमृता, कियारा और सहानी तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उनकी आंखों में भय था।
वो समझ गए कि वेदांश को उनका सच मालूम चल गया है। वहीं बाकी लोग भी हैरान थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर वेदांश करना क्या चाह रहा है, लेकिन सभी अपने सवाल को अंदर दबा स्क्रीन को देखने लगे। मन्नत पूरे जोश और शक्ति के साथ खेल रही थी। हर मूव, हर पास, हर शॉट स्पष्ट नजर आ रहा था। फुटेज में दिखाया गया कि अमृता ने पीछे से कियारा को कुछ इशारा किया। भले ही अमृता इशारा करते हुए दिख रही थी, लेकिन वो किस चीज की इशारा कर रही थी यह किसी को भी अभी साफ नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल गेंद मन्नत के हाथ में थी। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक मन्नत के चेहरे पर घबराहट दिखनी शुरू हो गई, जैसे उसे चक्कर आने लगा हो। उसका पैर लड़खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वो आखिरी गोल करने के लिए दौड़ी और तभी कोर्ट के सेंटर लाइन पर पहुंचते ही उसका पैर बुरी तरह लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर भयानक दर्द और बेबसी थी। इस मौके का फायदा उठाकर कियारा तुरंत मन्नत के पास पहुंची और उसके हाथ से गेंद छीनी और बिना एक पल रुके गोल कर दिया। टीवी स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड और कियारा के विजयी भाव दिख रहे थे, लेकिन हॉल में मौजूद लोगों की आंखें अब मन्नत के दर्द और गिरने के दृश्य पर टिकी थी। वे अब समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह भयानक दृश्य सभी को यह यकीन दिला रहा था कि वह एक चाल थी। वही वेदांश, उसका चेहरा कठोर हो गया था। फुटेज देखते ही एक एक सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। मन्नत का खिलता हुआ चेहरा, उसका कॉन्फिडेंट जीतने के बाद वह उसके साथ पहली डेट पर जाने वाली बात, फिर हारने के बाद उसका रोता चेहरा, उसकी बेबसी, उसकी हार, सब वेदांश के दिल को छलनी कर रहे थे। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। पहला फुटेज समाप्त होते ही टीवी पर दूसरा फुटेज चलना शुरू हो गया। यह शूटिंग सेट के टेरेस का वीडियो था। स्क्रीन पर अमृता, सहानी, मन्नत और पंखुड़ी थे। मन्नत और सहानी के बीच बहस चल रही थी। सहानी जानबूझकर ठीक रेलिंग के पास खड़ी थी और उसके सामने मन्नत थी। कियारा थोड़ी दूर थी, इसलिए वो कैमरे में साफ नजर नहीं आ रही थी। बहस के बीच में ही मन्नत सहानी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानबूझकर मन्नत के सामने आकर उसे उकसा रही थी। और तभी ठीक उसी पल अमृता चुपके से सहानी के पैर के आगे अपना पैर लगा देती है। जब तक वो खुद को संभालती और मन्नत उसे पूरी तरह से पकड़ती, वो धड़ाम से टेरेस से नीचे गिर जाती है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि पहली बार किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग स्तब्ध थे। सभी की हैरानी से भरी नजरें अमृता पर टिक गई। अब कोई शक बाकी नहीं था। मन्नत पूरी तरह निर्दोष थी और यह सब अमृता की घिनौनी साजिश थी। नूतन जी की आंखों में भयानक गुस्सा झलक रहा था। वो आगे बढ़कर अमृता को थप्पड़ मारना चाहती थी, तभी ओम जी ने उन्हें तुरंत रोक लिया। ओम जी ने धीरे से कहा, वेद सब संभाल लेगा, आप शांत रहिए। वही अमृता की तो हालत खराब थी। वो अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी और गुस्से से वेदांश को घूर रही थी। दूसरी ओर कियारा और सहानी थोड़ी रिलैक्स थी। दोनों फुटेज में उनके कारनामे नहीं दिखे थे, न बास्केटबॉल के प्लान में उनकी सक्रियता और न ही टेरेस पर उनके उकसावे या झूठ की बात। सहानी का पैर फिसला, लेकिन अमृता ने धक्का दिया, इसलिए वे बच गए थे। कबीर गुस्से से मुठ्ठियां कस लिया। वो अमृता को घूरते हुए पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मनु से? बोलो, वरना आज मैं अपना वसूल तोड़ दूंगा। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तभी वेदांश बोला, काम डाउन कबीर, तुम्हें अपने वसूल तोड़ने की जरूरत नहीं है। वेदांश ने अपने होठ तिरछे मोड़े और वह बोला, मिल गया सबूत। अब क्या कहना चाहोगी अमृता? झूठ बोलने का सोचना भी मत, वरना इस बार कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। अमृता ने अपनी आंखें बंद करके धीमी पर कटु आवाज में कहना शुरू किया, हाँ सच है, मुझे मन्नत से नफरत है, बहुत नफरत। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ऐसा कोई मौका नहीं रहा जब उसने मेरा इंसल्ट नहीं किया हो। उसकी हर बात ने मेरे कानों में छेद कर दिए। लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मैं मन्नत के सामने कुछ भी नहीं हूँ। उन बातों ने मेरे अंदर मन्नत के लिए नफरत को पैदा किया। मैं चाहती थी कि वो सबकी नज़रों में गिर जाए। हॉल जैसे थरा उठा। अमृता आगे बोलती रही। उसकी आवाज़ में कोई अफसोस नहीं, बस ठंडी सच्चाई थी। याद है जब स्कूल में मन्नत और मेरी लड़ाई हुई थी? उस बीच कियारा हमारे बीच में आई और उसे धक्का मैंने दिया था, पर वहाँ मौजूद सबने समझ लिया कि मन्नत ने धक्का दिया
और जब कॉलेज में बास्केटबॉल स्टेट चैंपियनशिप की कैप्टन मन्नत बनी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। हम सबको मालूम था कि वो बहुत अच्छी प्लेयर थी और उसकी आंखों में जीतने का जुनून था, वो भी तुम्हारे लिए वेदांश। यदि वो जीत जाती तो पूरे कॉलेज में मन्नत हीरोइन बन जाती। जहाँ सभी के मन में उसके लिए नफरत और चिढ़ थी, वो खत्म हो जाती। इसलिए मैंने मन्नत के बास्केटबॉल शूज के सोल के अंदरूनी हिस्से में, जहाँ पैर का भार सबसे ज़्यादा पड़ता है, रात में ही बहुत बारीक कट्स लगाए थे, छोटे छोटे, जो किसी को दिखाई न दे। मैंने यह इसलिए किया था ताकि जब वो मैच के दौरान तेज दौड़े और अचानक रुके तो जूते का सोल दबाव ना सह पाए। जो मैच के दौरान जब उसने आखिरी बास्केट के लिए छलांग लगाई तो सोल फट गया और जैसा सोचा था वही हुआ। वह मैदान में फिसल गई और फिर लास्ट मौके पर कियारा ने बॉल को गोल कर दिया। उस दिन पार्टी में भी उसे बदनाम करने की साजिश मैंने ही बनाई थी। अमृता की बातें सुनकर हॉल में मौजूद सभी का दिमाग सुन्न हो गया था। यह नफरत की प्रकाष्ठा थी। यहाँ तक कि मिस्टर मेहता और मिसेज मेहता को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अपनी ईर्ष्या और नफरत में इतना कुछ कर सकती है, किसी का कैरियर तक तबाह कर सकती है। लेकिन अमृता के चेहरे पर गिल्ट की कोई भावना नहीं थी, वो केवल हताश थी। तभी मिस्टर मेहता ने अपना हाथ उठाया और एक तेज थप्पड़ अमृता के गाल पर जड़ दिए। तड़ाक की आवाज से हॉल गूंज उठा। अमृता ने हैरानी और नम आंखों से उन्हें देखा और धीरे से बुदबुदाई, डैड। मिस्टर मेहता गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, तुम ऐसा भी कुछ करोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मन्नत से इतनी नफरत? और सहानी, वह तो तुम्हारी दोस्त थी। यदि उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तुम्हें जरा भी ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। नफरत हो रही है मुझे आपसे। अमृता गुस्से से तिरछी नजर कियारा पर डाली। वो आंखों से ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह किसी भी हाल में उसका नाम ना ले। वही हाल सहानी का भी था। वह वैसे भी झूठ बोलकर फंस चुकी थी। अगर अमृता ने अब उसका और कियारा का नाम ले लिया कि वे इस साजिश में कब से शामिल थी, तो वह अपने भाई की नज़रों से हमेशा के लिए गिर जाएगी, जो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तीनों लड़कियां इस कड़वे सच के सामने अपनी अपनी चुप्पी की दीवार के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। वेदांश ने अमृता की नज़रों को फॉलो किया, जो कियारा को घूर रही थी। उसका रहस्यमय मुस्कान जैसे हॉल में ठंडी हवा की तरह फैल गई। अमृता ने धीमे लेकिन आत्मविश्वासी स्वर में कहा, माना कि सारे प्लान मेरे थे, सारे आइडिया भी मेरे थे, लेकिन यह काम सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकती थी। जो भी मन्नत के साथ हुआ उसमें तुम्हारी बहन और तुम्हारी मंगेतर दोनों शामिल थी। दोनों इन सब में शामिल थी। तो अगर सजा मुझे देनी है तो तुम्हें इन्हें भी शामिल करना होगा वेदांश राठौर। जैसे ही सहानी और कियारा का नाम आया, शेखावत और राठौर परिवार दोनों के चेहरे पर ठहराव आ गया। हैरानी, डर और अविश्वास का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वेदांश का चेहरा बिल्कुल शांत और नॉर्मल था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि मन्नत के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें अमृता के अलावा उसकी बहन और मंगेतर दोनों शामिल थे। कियारा और सहानी ने यह सुनकर एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अमृता उन्हें फंसा रही थी। दोनों ने साथ में आवाज़ उठाई, अमृता, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हमें क्यों फंसा रही हो? हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था। दिव्या जी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। कियारा पर लगा इल्जाम उन्हें भीतर तक चोट पहुंचा रहा था। वह तेजी से अमृता के सामने आई और उससे गुस्से से घूरते हुए बोली, बस करो अमृता, अपने किए की गलती मेरी बच्ची पर थोपना बंद करो। सभी को मालूम है कि मेरी बेटी कियारा कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। मन्नत उसकी बहन है, छोटी बहन, और वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। दिव्या जी ने भावुक होकर कहा, मेरी बच्ची तो इतनी भोली है कि उसके साथ भी अगर गलत हो जाए तो उसे समझ में नहीं आता, और तुम उसे फंसा रही हो। मेरी मन्नू के साथ इतना गलत करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब मेरी बच्ची कियारा के पीछे पड़ गई हो। अमृता की आंखों में दिव्या जी के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह बदले की भावना से भरी हुई थी और उसे अब अकेले सजा नहीं काटनी थी। उसने पलटकर कहा, ओ गॉड आंटी, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं कोई फंसा नहीं रही हूँ। जो सच है मैं वही कह रही हूँ। जितना भोली आप कियारा को समझ रही है ना, काश वो होती।
अमृता ने जोर देकर कहा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज तक जो भी किया उसमें कियारा और सहानी दोनों शामिल थे। यहाँ तक कि मैंने जो भी किया कियारा के कहने पर ही किया है। यह तो इन दोनों की अच्छी किस्मत है जो इनकी चालाकियाँ उस फुटेज में नहीं दिखी, बस मेरे ही दिखाई दी। कियारा अब जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ में डर और बनावटी पश्चाताप दोनों था। प्लीज़ अमृता, तुम झूठ मत बोलो। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। कियारा का साथ सहानी ने भी दिया और बोली, हाँ कियारा सच कह रही है। तुमने हमारे दिमाग में मन्नत के खिलाफ जहर भरना चाहा, लेकिन हम मन्नत के साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। वेदांश उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अमृता अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। उससे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल सारे सबूत उसके खिलाफ थे। तभी वेदांश के सामने मिस्टर मेहता और मिसेज मेहता अपने घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए थे और बोले, प्लीज़ मिस्टर राठौर, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। वेदांश माफ़ करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से वह दोनों उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, किसी को भी उस पर तरस आ जाए। आखिर अमृता उनकी अकेली संतान थी। तभी ओम जी गंभीर होकर बोले, वेद बेटा, मानता हूँ कि अमृता ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मिस्टर मेहता की वह इकलौती संतान है। उसकी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। केशव जी ने भी ओम जी का समर्थन किया, लेकिन वेदांश इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। उसकी सर्द आवाज़ गूंजी, मिस्टर मेहता, हर गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसने उनके रोते हुए चेहरे को देखा। आप जिस तरह से मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसका मान रखते हुए मैं आपकी बेटी की सज़ा को हल्का करता हूँ। यह सुनते ही मिस्टर मेहता और मिसेज मेहता के साथ अमृता भी चौंक गई। आपकी बेटी को सज़ा मैं नहीं, आप खुद देंगे। आपको अपनी बेटी के गाल पर कम से कम 10 थप्पड़ लगाने होंगे। यह सुनते ही अमृता और उसके माँ बाप दोनों चौंक पड़े। साथ में वहाँ मौजूद सभी लोग भी सन्न थे, सिवाय कबीर और मयंक के। उन्हें मालूम था कि वेदांश इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर मेहता काँप गए। गुस्से से भले ही वो अमृता को एक थप्पड़ लगा दिए थे, पर अब 10 थप्पड़ उसके गाल पर सोचकर ही उन दोनों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वह दोनों सभी को आग्रह भरी आंखों से देखा, लेकिन कहाँ किसी में हिम्मत थी कि वेदांश के फैसले के खिलाफ चल जाए। वे सभी जानते थे कि वेदांश ने तो बहुत हल्की सजा दी है, वरना वह तो उसे जान से ही मार देता। मजबूरन मिस्टर मेहता उठे और उन्होंने अमृता को पहला थप्पड़ लगाया, लेकिन वह थप्पड़ काफ़ी हल्का था, एक पिता का थप्पड़ जिसमें सजा से ज़्यादा दुख था। यह देखकर वेदांश के चेहरे पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। वो शांत मगर चुभती आवाज़ में बोला, मिस्टर मेहता, लगता है आपके हाथों में जान नहीं है। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, अमृता को थप्पड़ वही लगा देंगे। यह सुनकर मिस्टर मेहता ने तेजी से सिर हिलाया और कांपते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर राठौर, मैं करता हूँ। और फिर अपमान और हताशा से भरकर उन्होंने तेज थप्पड़ अमृता के गाल पर जड़ना शुरू कर दिए। तराक 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 थप्पड़ों की आवाज़ से हॉल गूंज उठा। अमृता का गाल खून के जैसा लाल हो गया था। वह दर्द से चीख पड़ी, लेकिन वेदांश के चेहरे पर ना कोई नरमी थी ना कोई दया। उसकी आंखें सर्द थी, जैसे वो अपने न्याय को पूरा होते देख रहा हो। वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हर कोई जानता था कि यह सजा अमृता के किए गए पापों के मुकाबले बहुत कम थी, और वेदांश के सामने कहाँ किसी की चलने वाली थी। सहानी और कियारा दोनों काँप रहे थे। उन्हें तो सोचकर भी डर लग रहा था कि उनके साथ वेदांश क्या करेगा। इधर मन्नत, पंखुड़ी और वैभव अपने ऑफिस में थे। मन्नत ने ऐड का पूरा फाइल वैभव को थमा दिया और कहा, वैभव, तुम और पंखु वीआर कंपनी जाकर मिस्टर राठौर को यह सौंप दो। मैंने मिस्टर जॉन को फाइनल कॉपी भेज दी है। हमारा काम यहीं खत्म हुआ। अब वीआर कंपनी के साथ हमारा कोई भी प्रोफेशनल रिश्ते नहीं रहेंगे। वैभव ने झिझकते हुए कहा, मनु, इस प्रोजेक्ट की हेड तुम थी। फाइनल सबमिशन तुम्हें ही करना चाहिए था। मेरे ख्याल से तुम्हें कंपनी जाना चाहिए था। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं, तुम दोनों जाओ। मैं अभी आयुष से मिलने खन्ना हाउस जा रही हूँ। कई बार फ़ोन किया पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वैभव और पंखुड़ी ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि मन्नत का मन पक्का था।
पंखुड़ी समझ रही थी कि अभी मन्नत खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करी है। उसके दिल में कितना गहरा दर्द है ये वही जानती है। दोनों फाइल लेकर निकल गए और मन्नत ने अपना बैग उठाया। कुछ देर में वो खन्ना हाउस पर थी। खन्ना हाउस में दाखिल होते ही एक नौकर आया और पूछा, जी मैम, क्या आप किसी से मिलना चाहती है? मिस्टर आयुष से, मन्नत ने कहा। नौकर ने सिर हिलाया। वो अपने कमरे में हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। जैसे ही नौकर जाने लगा, मन्नत ने कहा, रुकिए, मैं खुद उनके कमरे में चली जाऊंगी। मन्नत आयुष के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी और थोड़ी ही देर में वह उसके कमरे में दाखिल होती है। उसने चारों ओर देखा तो आयुष वहाँ नहीं था। तभी वो खुद से बोली, आयुष तो यहाँ नहीं है। फिर वो अपना कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लगी कि अचानक एक साइड में लगा पर्दा जोर जोर से फरफरा रहा था। पर्दा व्हाइट कलर का था जिससे हल्का हल्का आर पार दिख रहा था। मन्नत के कदम रुक गए। उसे वहाँ कुछ संदिग्ध लगा। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। जैसे ही मन्नत ने पर्दा हटाया, उसकी आंखें फैल गई। सामने बुलेटिन बोर्ड था और उस पर उसकी और आलिया की फोटो लगी हुई थी। दोनों तस्वीरों को डॉट्स के लाल रंग के निशानों से एक दूसरे से जोड़ा गया था। मन्नत की सांसें रुकी और होठ कांपते हुए फूट पड़े। आलिया, आलिया की फोटो और मेरी। तभी पीछे से आयुष की आवाज आई, ठंडी और गंभीर, अच्छा हुआ कि तुम्हें सच मालूम चल गया। मन्नत ने पलटकर देखा। आयुष उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा स्थिर और शांति से भरा हुआ था। मन्नत के भीतर हैरानी, गुस्सा और सवाल एक साथ उभर रही थी। वह अपने दांत पीसते हुए पूछी, कौन हो तुम? और यहाँ मेरी और आलिया की फोटो तुम्हारे कमरे में? यह सब क्या है आयुष, और क्यों है? वही राठौर मेंशन। अमृता के गाल खून की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो कियारा और सहानी को घूर रही थी। गाल पर अभी भी गुस्से की चमक और दर्द दोनों झलक रहे थे। तभी वेदांश अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम लोगों ने सोचा कि यह खेल यहीं खत्म हुआ, कि तुम्हारी बेटी को थप्पड़ लगाकर मैं अपने गुस्से को शांत कर दूंगा। यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को चेतावनी दे रहा हूँ मिस्टर मेहता। अगर किसी भी समय तुम्हारी बेटी फिर से किसी निर्दोष की जिंदगी में झूठ और साजिश या धोखा घोलने की कोशिश करेगी तो यह सिर्फ थप्पड़ नहीं होंगे। मैं तुम्हारी पूरी बिजनेस यूं ही मिट्टी में मिला दूंगा। रोड पर आ जाओगे और पूरे शहर तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। समझ गए? और सुनो तुम मिस अमृता, आज के बाद अगर तुम गलती से भी मन्नत के आसपास नजर आई या तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से उनका नाम तक भी सुना तो मैं तुम्हारी मौत सुनिश्चित कर दूंगा। तुम इस शहर में अकेली रह जाओगी। तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं होगा, कोई कैरियर नहीं होगा। वेदांश ने गहरी नफरत से अमृता को देखा। और याद रखना मिस अमृता, तुम्हारी सजा यह थप्पड़ नहीं है। तुम्हारी सजा है हर सुबह उठकर देखना कि तुम अब क्या बन चुकी हो। उसने तुरंत मयंक को इशारा किया, मयंक, इन तीनों को मेरे सामने से बाहर निकालो और सुनिश्चित करो कि मिस्टर मेहता की कंपनी आज रात से ही स्टॉक मार्केट में गोता लगाना शुरू कर दे। मैं देखना चाहता हूं कि अगले 48 घंटे में इनका बिजनेस मिट्टी में कैसे मिलता है। मयंक ने तुरंत सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया। मिस्टर मेहता और मिसेज मेहता अपनी बेटी को सहारा देते हुए बदनसीबी और अपमान के चरम पर उस हॉल से बाहर निकल गए, जहां उनकी इकलौती संतान ने न केवल अपना भविष्य बल्कि अपने पिता का साम्राज्य भी खो दिया था। थोड़ी देर में अमृता और उसके पेरेंट्स वहां से चले गए। अब हॉल में सिर्फ शेखावत और राठौर परिवार के सदस्य थे। मन्नत को लेकर सभी के मन में गिल्ट था, खासकर राजवीर जी और दिव्या जी के। दिव्या जी के आंसू रुक नहीं रहे थे, वहीं राजवीर जी भी अपने गिल्ट में दबे जा रहे थे। वो अंदर ही अंदर बिना आंसू गिराए रो रहे थे। वही हाल कबीर का था। उसे तो अब खुद को मन्नत का भाई कहने में भी शर्म आ रहा था, क्योंकि आज तक उसने मन्नत को सिर्फ गलत ही समझा था। तभी वेदांश की आवाज एक बार फिर गूंजी, फैसला अमृता का हुआ है, अभी कुछ का बाकी है। एक बार फिर वहां का माहौल भारी हो गया। कियारा और सहानी जो अभी अभी राहत की सांस ले रही थी, उनकी सांसें फिर भारी हो गई। वेदांश की गुस्से और दृढ़ता से भरी आंखें सहानी पर टिक गई। उसका जी कर रहा था कि अभी और इसी वक्त सहानी को एक तेज थप्पड़ लगा दे, लेकिन उसकी हालत खराब थी।
इसलिए उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस रखी थी। वह बोला, आपको क्या लगा बच्चा? मैं नहीं जानता था कि अमृता की बातें सच थी। उसके हर घिनौने चाल में आप और कियारा बराबर की भागीदार थी। यह सुनते ही कियारा और सहानी की सांसें थम गई। वहीं राजवीर जी, दिव्या जी, नूतन जी, ओम जी सभी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। तभी कबीर पूछा, मतलब क्या है वेद? वेदांश ने कहा, मतलब साफ है कबीर। कैसे हो सकता है कि आज तक अमृता ने जो भी काम किए और इन दोनों की नज़रों से बच गए? यह दोनों अमृता की सबसे करीबी दोस्त है। जहाँ जहाँ अमृता वहाँ ये दोनों। लेकिन अभी फिलहाल मुझे कुछ पुरानी बातों का इनसे हिसाब चाहिए। बताओ बच्चा, उसने सहानी को घूरते हुए पूछा। स्विमिंग पूल में जब पहली बार आप गिरी थी तो उस टाइम कैसे गिरी थी? यह सुनकर सहानी रोने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वह बोली, आई एम सॉरी भाई, मैं फिसल गई थी। लेकिन मैंने मन्नत का नाम इसलिए लिया था ताकि आप उससे नफरत करने लगे। वेदांश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द का सागर छिपा था। अपनी बहन का यह रूप देखकर उसका दिल जैसे चाकू से छलनी हो गया हो। जिस बहन को उसने अपने बच्चे की तरह सीने से लगाकर पाला था, आज वही बहन मन्नत से इतनी नफरत करती है कि उसे गिराने के लिए झूठ का सहारा तक ले चुकी थी। उसने बेहद सर्द थरथराती आवाज में पूछा, क्यों बच्चा, इतनी नफरत क्यों मन्नत से? कोई तो वजह होगी जिसने तुम्हें इतना अंधा बना दिया। सहानी की आंखों में पानी भर आया, उसके होंठ कांप रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस कियारा पसंद थी। मैं चाहती थी कि आपकी शादी कियारा से हो, क्योंकि मॉम की भी पसंद कियारा ही थी और कियारा आपको बहुत प्यार करती है। लेकिन मन्नत बार बार बीच में आ जाती। मुझे डर था कि कहीं वो आपके दिल में जगह न बना ले और आप मन्नत से शादी करने के लिए हाँ न कर दे। यह सुनकर वेदांश की सांसें जैसे थम गई। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। इसलिए, सिर्फ इसलिए उसकी आवाज़ में दर्द भी था और ज्वाला भी। इसलिए आपने मेरे दिल में मन्नत के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की। अमृता की घिनौनी चाल में उसका साथ देकर, मन्नत पर झूठे इल्जाम लगाकर आपने मुझे इस्तेमाल किया सहानी। मेरे अपनेपन, मेरी मोहब्बत, मेरी भरोसे का मजाक बनाया, सिर्फ इसलिए कि आपको कियारा पसंद थी। आप अच्छी तरह से जानती थी कि यदि आप पर एक भी खरोच आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपने स्विमिंग पूल में गिरने का नाटक किया और आपका साथ दिया कियारा ने। उसने जानबूझकर सभी के सामने आपको डूबने से बचाया और फिर आप दोनों मिलकर सारा इल्जाम मिस मन्नत पर लगा दिया। वेदांश के हर शब्द ने सहानी को तोड़कर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हॉल में सन्नाटा गूंज उठा। कियारा की नजरें शर्म से झुक गई थी। राजवीर जी, दिव्या जी और कबीर अविश्वास से कियारा को देख रहे थे, जबकि केशव जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही जानते थे कि मन्नत निर्दोष थी। वेदांश की निगाहें अब धीरे धीरे कियारा की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर डर और अपराध बोध की परत साफ झलक रही थी। तभी कबीर ने अपनी तेज नजरों से कियारा की तरफ देखा और ठंडी मगर सटीक आवाज में पूछा, बोलिए बच्चा, सच बताइए, क्या आप भी अमृता की हर साजिश में शामिल थी? जो कुछ भी मनु के खिलाफ हुआ, क्या उसमें आपका भी हाथ था? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ कियारा की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी नज़रें नीचे झुक गई, हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे। वह कुछ कहना चाह रही थी पर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन चुकी थी। राजवीर जी की आंखें क्रोध से लाल थी, उनकी मुठ्ठियां बंध गई। जिस बेटी पर उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व था, आज वही बेटी उनके सिर को झुका गई थी। दिव्या जी के आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए पूछी, क्यों किया ऐसा बच्चा? किस बात की सजा दी आपने अपनी ही बहन को? वह तो आपकी छोटी बहन थी। बताइए, क्या बिगाड़ा था मनु ने आपका? हर चेहरा खामोश था। नूतन जी अपनी बेटी की करतूत सुनकर पत्थर सी हो गई थी। मन्नत का दर्द अब हर एक के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर वो पल जब मन्नत पर इल्जाम लगा, हर वो आंसू जो उसने छिपाए, अब सबकी आंखों के सामने तैर रहे थे। और तभी वेदांश ने आगे बढ़कर ठंडी मगर तेज आवाज में कहा, अब सबको सच मालूम हो ही गया है, तो एक और सच भी सुन लीजिए। उसकी आंखों में एक भयानक ठंडक थी, जैसे कोई तूफान फटने से पहले ठहर गया हो। अमृता और सहानी सिर्फ इस खेल की खिलाड़ी नहीं थी,
बल्कि इस खेल की असली शुरुआत कियारा ने की थी। हर नज़र कियारा की ओर मुड़ गई। वह सन खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज पहली बार वेदांश की आंखें नम थी। उसकी आवाज में सालों का जमा हुआ दर्द और धोखा था। वह बोला, हर किसी ने, यहाँ तक कि मैं भी, हमेशा मिस मन्नत को गलत ही समझा। वह बोलती रही, चीखती रही, अपना सच बताती रही, लेकिन हम सब ने अपने कान बंद कर दिए, आंखें बंद कर ली और भरोसा किया तो सिर्फ कियारा और सहानी पर। अमृता, कियारा और सहानी ने जो हमें दिखाया हमने वही देखा। उसने अपनी नज़रें अपनी मॉम नूतन जी पर टिका दी। नूतन जी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह वेदांश के गुस्से से कांप उठी। वेदांश उनके पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, और मॉम, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा मन्नत को बदनाम करने में। मैं आपका बेटा था। आप अच्छी तरह से जानती थी कि एक बच्चा अपनी माँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए मैंने भी भरोसा किया था। वेदांश की आवाज़ अब चीख में बदल चुकी थी। सीढ़ियों से आप खुद गिरी थी और बदनाम किसे कर दिया? मन्नत को। क्यों? क्योंकि आप मन्नत को नापसंद करती थी, इसलिए ना। आप अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे दिल में मन्नत थी, हमेशा से थी, लेकिन आपको कियारा पसंद थी। आप चाहती थी कि मैं कियारा से शादी करूं, लेकिन इसके लिए आपको मन्नत को मेरे रास्ते से हटाना था। वेदांश की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। आप अच्छी तरह से जानती थी कि यदि आपको और सहानी को कुछ भी होगा और वजह मन्नत होगी तो मैं मन्नत से नफरत करने लगूंगा। इसलिए आपने यह चाल चली। जानबूझकर खुद सीढ़ियों से गिर गई और मन्नत पर इल्जाम लगा दिया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। आपकी, सहानी की, कियारा की, सबकी बातें मैंने इतना सुना कि मैं कब मन्नत से नफरत करने लगा मुझे मालूम ही नहीं चला मॉम। मेरे दिल में मन्नत के होते हुए भी मैं उससे नफरत करने लगा। क्यों? वेदांश का दर्द पूरे हॉल में गूंज रहा था। पूरा परिवार स्तब्ध था। नूतन जी के पास अपने बेटे की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। तभी कबीर हैरानी से पूछा, क्या तुम मनु से प्यार करते थे? वेदांश कुछ बोल न सका, लेकिन उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। तभी नूतन जी कुछ बोलने को हुई। उनकी आवाज़ टूटती हुई निकली, वेद, आप प्लीज़ खुद को तकलीफ मत दीजिए। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे लगा कि आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे। मैं चाहती थी कि आपकी शादी कियारा से हो, लेकिन जब मैंने देखा कि आप मन्नत से प्यार करते हैं तो मैं कुछ समझ नहीं पाई उस वक्त, और फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अनजाने में ही ये सारी गलतियां मुझसे होती रही। यह सुनकर वेदांश के चेहरे पर अब केवल गुस्सा झलक रहा था। उसकी आंखें सर्द हो गई। नापसंद और नफरत में कोई खास अंतर नहीं होता है मॉम। नापसंद करते करते हम अनजाने में उस इंसान से नफरत करने लगते हैं। उसकी आवाज़ और भी दर्द से भर गया। और आपने वही किया मन्नत के साथ। लेकिन आज मैं आपसे, सहानी और कियारा से क्या ही शिकायत करूं? मुझे तो खुद से नफरत हो रही है। मैं कैसे अपने मनु को नहीं पहचान पाया? कल मैं आपकी सारी बातें सुनता रहा। जानती हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप सच कहेंगी। मैं पहले से जानता था कि मनु निर्दोष है। उसने सहानी को धक्का नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको और सहानी को मौका देना चाह रहा था कि आप दोनों अपना सच कबूल करें, लेकिन आप दोनों ने नहीं किया। और आज तो आपने मुझे तोड़ दिया मॉम। आज मेरी ही नज़रों से आपने मुझे गिरा दिया। मुझे खुद से नफरत हो रही है मॉम। मैं क्या करूं? मुझे खुद से नफरत हो रही है। वहाँ सभी के चेहरा आश्चर्य और अपमान से झुल रहा था। ओम जी और सावित्री जी हैरानी से नूतन जी को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि नूतन भी कुछ ऐसा कर सकती थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मन्नत पसंद नहीं थी। वही राजवीर जी और दिव्या जी के तो जैसे होश उड़ गए थे। आज तक वो अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए थे। वहीं कबीर से रहा नहीं गया। वो भी अपने आत्मगलानी में जल रहा था और वह शर्मिंदगी और गुस्से में वहां से निकल गया। थोड़ी देर में वेदांश भी वहां से गुस्से में निकला। अपनी कार में बैठकर अपनी कार को रोड पर तेज दौड़ाने लगा। आज उसके अपनों ने उसका सारा भरोसा तोड़ दिया था। उसकी माँ, उसकी बहन, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिन पर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, एक पल में ही उसने अपने सारे रिश्तों को खो दिया था। वहीं खन्ना हाउस में मन्नत अभी भी घबराई हुई थी। उसकी आंखें सवालों से भरी थी। वो बार बार दोहरा रही थी, आयुष, कौन हो तुम? और तुम्हारा आलिया से क्या रिश्ता है? तुम कैसे जानते हो उसे? आयुष ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जवाब दिया,
मन्नत, मैं आलिया से प्यार करता था। आलिया वो एजेंसी में काम करती थी। एक एजेंट के तौर पर वो एजेंसी मेरी माँ की थी। मैं आयुष खन्ना नहीं, मैं आयुष चटर्जी हूँ, संध्या चटर्जी का बेटा। और आलिया हमारे साथ थी। मन्नत का चेहरा हैरानी से भर गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। आयुष ने आगे कहा, देखो मन्नत, प्लीज़ बताओ कि आलिया कहाँ है। मैं मुंबई सिर्फ उसे ढूंढने आया हूँ। मुझे पता है कि वो किंग को खोजने निकली थी, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मैं इसलिए यहाँ आया था कि मैं उसे ढूंढ सकूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल आलिया जैसी। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि तुम्हारा कुछ न कुछ कनेक्शन आलिया से होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की ताकि मैं आलिया तक पहुँच सकूँ। प्लीज़ बताओ, मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरी आलिया कहाँ है। यह सुनकर मन्नत शॉक में चली गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से भर गई थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत आयुष को सच बताएगी? क्या होगा वेदांश का फैसला? क्या वो मन्नत को अपने प्यार पर यकीन दिला पाएगा? क्या मन्नत उसे माफ़ कर पाएगी? अब कैसी मोड़ लेगी सबकी जिंदगियाँ, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।